वैसे जो तीसरा इसमें एडिटोरियल है उसका टाइटल है अ बैलेंस बजट फॉर द टाइम। तो इसमें क्या लिखा गया है, जो बजट है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत सारे पर्पस सर्व करता है। रूटीन एक्शन है बट क्रूशियल भी है। गवर्नमेंट जो होती है guys, वो अपने कस्टमर खुद नहीं चूज कर सकती है। ऐसा नहीं कर सकती है कि वो अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो सर्विस अफोर्ड कर सके, केवल उन्हीं को सर्विस दे, और जो नहीं कर सकते उनको सर्विस ना दे, देने से मना कर दे। ऐसा गवर्नमेंट का अफोर्ड नहीं कर सकती है करना। तो जो क्या होता है guys, जो बहुत सी सर्विस गवर्नमेंट को फ्री भी देनी पड़ती है, उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट होता है। वो डिमांड जो होता है सप्लाई और अफोर्डेबिलिटी से बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स एक्सट्रैक्ट करती है, विच इज इनएविटेबल बट अनपॉपुलर। इसी में जो बजट है 2022-23 का, उसका जो मेन थीम है वो है बूस्टिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या किया गया साहब, लगातार दूसरी साल तक ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़ावा किया है। पिछले साल भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया गया था, इस साल भी इंक्रीज किया गया है। और जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू रखा गया है एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर को। इनको इसको इस फिर से गवर्नमेंट सपोर्ट करने में अभी भी कमिटेड है। और गाइस ये पीएम गति शक्ति हम लोग ने सुना है, पढ़ा है, पिछले एडिटोरियल में भी देखा कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी जो भी बनेगा उसका इंटीग्रेटेड प्लानिंग को ही एक स्कीम में कर दिया गया कि पीएम गति शक्ति उसका नाम है, ताकि उन लोग जल्दी से अपना ऑब्जेक्टिव और अपना टारगेट अचीव कर सके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, जो चल रहा है रोड वगैरह, उसको तेजी लाया जा सके। तो अनदर प्रायोरिटी जो है guys, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। कैपिटल, इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का सपोर्ट दिया गया है, लगभग 1 लाख करोड़ का स्टेट्स को ये दिया जाएगा। 50 ईयर का लोन के 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन के थ्रू स्टेट्स को। और 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा सपोर्ट गैस दिया गया है इनको एमएसएमईस को। ओके, एडिशनल लैंडिंग दिया गया गाइस, हॉस्पिटल, टूरिज्म और रिलेटेड पेंडेमिक एरिया अफेक्टेड जो सेक्टर्स थे उनको एडिशनल सपोर्ट दिया गया अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के थ्रू। 2020 में जब पैंडेमिक ने पूरे देश को पकड़ रखा था, तब ये स्कीम लाई गई थी। इससे क्या 3 लाख करोड़ का जो एमएसएमई इसको है लोन दिया जाएगा, जो कि अनसिक्योर्ड लोन होगा। और इस साल गाइस ये इसी स्कीम के अंडर जो पैंडेमिक अफेक्टेड एरिया है, जैसे हॉस्पिटल, टूरिज्म और रिलेटेड जो सेक्टर्स है, उनको लोन दिया जाएगा। और गाइस जो प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना है, जो 2000 की स्कीम है, 2000 में इस स्कीम को लाया गया था। जो विलेज है जहाँ 500 से ज्यादा लोग रहते हैं इन प्लेन एरिया, और जो हिल एरिया है उसमें 250 से ज्यादा लोग जो रहते हैं, उनको कनेक्ट करना इस स्कीम का मेन टारगेट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस स्कीम को लाया था 2000 में। और इस स्कीम का गाइस इस साल क्या किया गया, 27% इसका आउटले में इंक्रीज किया गया। प्लस इतना ही नहीं सही गाइस, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिया जा रहा है स्टेट को। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसमें काम करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट स्टेट्स को दिया जाएगा। ऑल्सो गाइज जो एडिक्वेट प्रोविजन इस बजट में रखा गया, जिससे एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाए, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज हो गई, ग्रेन प्रोक्योरमेंट हो गया। इन सब के अलावा गाइज जो बजट में नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, न्यू आत्मनिर्भर भारत ने जो ये है, इन तीनों ने जो हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड कर दिया है एक तरीके से। ये इसका बजट में इन तीनों का इम्पोर्टेंट मेंशन है। ऑल्सो में जो पीएम डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट जो प्रोजेक्ट है, वो भी अपने आप में एक नया इनोवेटिव स्कीम है, जो पहले इस तरह का स्कीम नहीं लाया गया था। इससे क्या है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काम होगा। ऑल्सो गए जो फाइनेंस कमीशन जो है, 15 फाइनेंस कमीशन, इसमें सेंट्रल को एडवाइस दिया था कि जो 130 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसको कम किया जाए। तो इस पे ही काम करते हुए जो 130 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको 65 कर दिया गया। तो और ऑल्सो जो बजट है गाइस ये 2022-23 का, इसने क्या किया, 2047 का, जो जब 100 साल इंडिया का इंडिपेंडेंस होगा, तब जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको कैसे सॉल्व करना है, उसका आज ही इसने फाउंडेशन ले डाउन कर दिया है। जैसे कि वर्ल्ड क्लास इंडिजिनस रेलवे टेक्नोलॉजी होगी, किसान ड्रोन हो गया फॉर एग्रीकल्चर, ड्रोन एज अ सर्विस, डिजिटल हेल्थ मिशन, टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड, डिजिटल करेंसी, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैटरी स्वैपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, कॉल गैसिफिकेशन, यूनिवर्सल ऑप्टिक फाइबर एक्सेस, ये सब का गाइस मेंशन किया गया है। इन सब का एरिया में काम होगा आपसे। ये सब बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है गाइस, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। इन सब की तरफ गवर्नमेंट का एक तरह से कह लें कि गवर्नमेंट का फोकस है इन सब एरिया में काम करने के लिए।
ऑल्सो जो क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट है, क्रिप्टो करेंसी हो गई, बिटकॉइंस वगैरह हो गया, इसमें टैक्सेशन का हम लोग को पता है 30% टैक्स लगाया गया है। तो इसको इस एरिया में भी इसको भी जो लूप होल्स हैं जो अलग अलग उसमें उसमें उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, कोई भी सामान होता था तो उसे कस्टम से पास होने में, तो इसके लिए भी गाइज इंपॉर्टेंट फीचर्स लाए गए इस बजट में ताकि इसको भी ईज किया जा सके, इसको भी सुधारा जा सके। जो सुब्रमण्य भारती थे गाइस, ये एक बहुत बड़े पोएट थे। इन और 1921 में इनका देहांत हो गया। इनने तब के टाइम भारत देशम इनकी जो पोएम थी उसमें इनने इमेजिन किया था कि जो एक्सेस वाटर है बंगाल का, उसे हम लोग बाकी एरिया में सप्लाई कर सके ताकि उस एरिया में जो किसान की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और उसके ठीक 100 साल बाद गाइस, लगभग 100 साल हो गए इस चीज को, और उसके बाद ये केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट इस साल के बजट में मेंशन है। ये अपने आप में गाइस ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मेंशन है एक तरह से। जो पेंडेमिक है गाइस उसके बाद भी रेवेन्यू ज़्यादा आने से और जो एक्सपेंडिचर है उसमें कंट्रोल रहने की वजह से गाइस, जो 2021-22 का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.9% तक ही रह गया, वो जो कि हाईएस्ट एवर डिक्रीज है फ्रॉम लास्ट ईयर से। जो इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 6.4% पे को लाने की कोशिश की जा रही है। रेवेन्यू डेफिसिट है, इसको भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये भी बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा फ्रॉम 4.7% टू 3.8% बिना किसी टैक्स के। गाइस ये इफेक्टिव फिजिकल डेफिसिट है, ये केवल 6% है। इफेक्टिव फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें जो स्टेट को फंड्स दिए गए ताकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो स्टेट्स को फंड्स दिए गए, अगर वो माइनस कर दें हम लोग फिजिकल डेफिसिट से, तो जो निकल के आता है उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट विल बी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, रेवेन्यू डिफिसिट गाइस बहुत सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। और रेवेन्यू डिफिसिट आना बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब कि अब गवर्नमेंट अपने जो डे टू डे फंक्शन है उसके लिए भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही है। ओके, तो लास्ट बजट जो था गाइस उसमें गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट किया था कि जो जीडी ये रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 4.5 तक लाया जाएगा 2025 से 26 तक। ओके, और 2020-21 में ये 9.2% था। ओके, तो बैलेंस बजट क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर जो होता है अगर वो इक्वल है रेवेन्यू के तो उसे हम लोग बैलेंस बजट कहते हैं। पर इस साल का जो बजट है ये बैलेंसिंग है, ये एक अलग सेंस में एक बैलेंसिंग बजट है। जो इसका जो प्रेजेंट के जो एक्शन है वो जो और फ्यूचर का जो विजन है ये दो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो इसलिए इसको बैलेंस बजट कहा गया है। बैलेंसिंग एक्शन इन प्रेजेंट विद विजन ऑफ फ्यूचर, ये लाइन आप लोग यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। जो चौथा एडिटोरियल है इस योजना के मार्च 2022 की योजना में, उसका टाइटल है टैक्स प्रपोजल। तो इसमें लिखा है जो एम है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का वो है फैसिलिटेट करना और इनेबल करना जो कंट्री का मार्च है प्रॉस्पेरिटी की तरफ उसकी ओर। जो इस साल जो बजट है गैस इसमें रियलाइज किया गया जो टाइम दिया जा रहा है लोगों को इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करने में वो एडिक्वेट नहीं है, और बिग डाटा एनालिटिक्स जो है ये एक सॉल्यूशन है फॉर बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का इन फ्यूचर। एक बहुत अच्छा कोट लिखा गया इस एडिटोरियल में, बर्टन रसल्स के द्वारा ये कोट कहा गया है। इसका जो वो है वो इस तरह से, इसका जो सेइंग इस तरह से, दोज हु पास थ्रू द वैली ऑफ डार्कनेस इमर्ज एट द लास्ट इनटू कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी। बहुत अच्छा कोट है गाइस, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो आफ्टर पेंडेमिक जो है गाइस वो क्या हुआ है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अच्छा, एक तरह से रिवर्सल है। हमने देखा कि पेंडेमिक में क्या हालत थी कंट्री की, तो उसके बाद काफी अच्छा। और ये जो बजट है गाइस ये बहुत से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स का पहले देखेंगे हम लोग गाइस, जो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस इसने लाए। तो जो इनकम टैक्स है गाइस 1961 का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है जो इनकम जो पैसे कमाने वाले लोग हैं, जो वर्किंग पीपल है, इनको इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न है ये फाइल करें, एक ड्यू डेट दी जाती है, उस ड्यू डेट के अंदर फाइल करें। और इन केस अगर ये लोग नहीं कर पाते तो फिर एक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो असेसमेंट ईयर जब एंड हो रहा है उससे 3 मंथ पहले तक ये बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो लास्ट डेट जो होती है गाइस फाइल करने की इनकम टैक्स रिटर्न वो 3 मंथ बिफोर एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। और इन 3 मंथ से पहले गाइस कितनी भी बार अपना जो फाइल रिटर्न है उसको रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस जो ये रियलाइज किया गया कि ये जो टाइम है ये टाइम सफिशिएंट नहीं है लोगों को फाइल कर पाना, सफिशिएंट नहीं है लोगों के लिए फाइल कर पाना अपना रिटर्न इन टाइम में, इसलिए गाइस इसको अपडेट किया गया। अब क्या किया गया है कि जो फाइल नहीं कर पाते ड्यू डेट में और इनएक्यूरेट फाइल कर देते हैं गलती से, उनके लिए एक टाइम एक्सटेंड किया गया है।
उनके लिए ताकि वो लोग इजीली अपना जो है रिटर्न जो है वो फाइल कर सके टाइम पे, और जो वॉलेंट्री कंप्लायंस है वो ज्यादा हो। इसके अलावा गाइस जो ये होता है, जैसे क्या होता है कि जो आप टाइम ड्यू, तो ये जो फाइनेंस बिल है 2022 का, इसने कुछ चेंज लाया है। जो सबसे बड़ा चेंज मैंने बताया, जो टाइम बढ़ा दिया गया है। तो अब क्या किया गया है ना कि जो असेसमेंट ईयर है वो जब एंड होता है उससे 2 साल के बाद तक आप रिवाइज रिटर्न कभी भी फाइल कर सकते हैं। जैसे 2021 का असेसमेंट ईयर 31 मार्च को एंड होगा, तो आप 2023 तक इसका जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। और जो ड्यू डेट और बिलेटेड जो नहीं फाइल कर पाते हैं इनके बीच, जो ड्यू डेट में वो उसके बाद भी फाइल कर सकते हैं रिटर्न। और जो गाइस ये है जो अगर आप इसके बाद ड्यू डेट के बाद उस इनकम एक्स्ट्रा इनकम पे आपको 25% और फाइल करना पड़ेगा। मान लीजिए पहले आपने कुछ इनकम अपनी 100 रुपए दिखाई थी, लेकिन बाद में आपको पता चला 150 रुपए है, तो प्लस जो 50 प्लस का जो है 50 रुपए पे आपको 25% इनकम फाइल एक्स्ट्रा टैक्स फाइल करना देना पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ के अंदर ये करते हैं तो फाइल करते हैं, तो अगर 12 मंथ से वो बाद में करते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा उस 50 रुपए। और जो अपडेटेड रिटर्न है गाइस वो केवल एक ही बार फाइल कर सकता है, फाइल किया जा सकता है। और ये अपडेटेड रिटर्न ये टाइम बढ़ाने से गाइस जो एक इम्यूनिटी है आपको के खिलाफ कोई एक्शंस नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी आपको अगर ये आप 2 साल के अंदर फाइल करते हैं तो। गाइस इसका मतलब ये मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई है अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं करता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर देती है एजेंसीज वगैरह, तो वो कहता है कि वो उसके बाद भी फाइल कर सकता है। तो वो इस तरह से इम्यूनिटी गेन कर सकता है। जैसे कोई ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं कर पाया और या फिर किसी ने गलत फाइल कर दिया, तो उसके पास टाइम ज्यादा है क्योंकि टाइम बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बीच में अगर एजेंसीज है एक्शन लेने लगती हैं तो वो कहेगा कि हम आप फाइल कर देंगे क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। तो ऐसे केस को कम करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी हैं कि जिस जिस इंसान के खिलाफ सर्च, रिक्विजिशन और सर्वे ऑलरेडी ऑनगोइंग है, वो जो है वो अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकता। ओके। और जो एक्स्ट्रा ऑफेंसेस है जिसके ऊपर चार्जेस हैं एक्स्ट्रा ऑफेंसेस के अंदर, और या फिर उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन है सीरियस ऑफेंसेस के अंदर, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट, इन एक्ट के अंदर और ऐसे ही एक्ट के अंदर अगर किसी के खिलाफ इंफॉर्मेशन है या उसके ऊपर चार्जेस है तो वो फाइल नहीं कर पाएगा अपडेटेड रिटर्न। तो इसको भी कवर किया गया गाइस इसके अंदर। और स्टार्टअप और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है गाइस, इनको भी एक्स्ट्रा इनका जो इशू है इसको भी ध्यान में रखा गया गाइस बजट में। जो आत्मनिर्भर भारत है गाइस जब लाया गया था, तो हम सबको पता है उस समय पैंडेमिक अपने जो कोरोना है वो अपने जोर तोड़ पे था, तो बिजनेस उस समय उतना बढ़ नहीं पाई। तो उस चीज का जो टैक्स बेनिफिट्स मिलना दिया था गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर, उसका बेनिफिट जो है ये स्टार्टअप्स और न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ये उठा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उस समय पैंडेमिक आईएफएससी जो है, आईएफएससी, एक मिनट, हाँ आईएफएससी को लाने की बात की गई है कि गिफ्ट सिटी में आईएफएससी क्रिएट कर, आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन जो है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्रिएट करने की बात की गई है गिफ्ट सिटी में। ये क्या करेगा? ये जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इंडिया के इन्वेस्टर्स है वो बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको फैसिलिटेट करेगा। और इसका फायदा क्या होगा? जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है इसको बढ़ावा मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और भी बहुत से जो है वो फायदा होगा कंट्री को। और जो इस आईएफएससी को गाइस वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो रेसिडेंट्स हैं, जो नॉन रेसिडेंट्स है सॉरी, फ्रॉम ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है, इसके थ्रू जो इनका इनकम आएगा, इसको रॉयल्टी और इंटरेस्ट और इडेंट है, इनका जो इनकम है फ्रॉम ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ये अगर आता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से या फिर रॉयल्टी और इंटरेस्ट से, तो इसमें टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ओके, ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ शिप्स एंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इन आईएफसी। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से भी जो सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से भी जो इनकम मिल रहा है उसको भी टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा। जो टैक्सेशन है गाइस वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो क्रिप्टो करेंसीज है और जो अलग करेंसीज है डिजिटल करेंसीज, उसको इस बजट में नाम दिया गया वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो हमको पता गाइस 30% टैक्स लगाया गया और सारे जो वीडीएस हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है और के ट्रांसफर्स में, और 1% टीडीएस भी एक्स्ट्रा लगाया गया फॉर सेल। वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर अगर आपको सेल करना है या फिर उसमें ट्रांजेक्शन करना है तो 1% का टीडीएस भी लगेगा। ये इसका ये मतलब नहीं गाइस कि इसको लीगलाइज कर दिया गया है, वो अलग एक इशू है। लीगलाइज करना या ना करना एक अलग इशू है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन अभी के लिए इस पे एक टैक्स लगाया गया है ताकि जो शेयर मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन है उसको उस पर नजर रखा जा सके, उसमें जो लीकेज है रेवेन्यू लीकेज का वो कैप्चर कर सके गवर्नमेंट।
और ओवर द पास्ट ईयर गाइस ये देखा गया जो एक्सेसिव लिटिगेशन है, बहुत ज्यादा केसेस और वो जो कोर्ट प्रोसीजर है वो बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन और बैरियर क्रिएट होता है। तो इसके लिए गाइस जो इनकम टैक्स वो है इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर ही सॉरी फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल क्रिएट किया गया है ताकि ये जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके। जो बजट है ये भी कहता है कि जो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का और वो केस पड़ा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने, तो कोई नया केस उसी क्वेश्चंस के लिए, उसी लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए कोई नया केस, नई अपील नहीं फाइल किया जा सकता है जब तक वो पुराना डिसीजन क्लियर नहीं हो जाता। ओके जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेस है, क्या होता है ना जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, बहुत लोग इसे एक एज अ इनकम शो कर देते थे, तो काफी कंफ्यूजन था पहले। कई कोर्ट है जिसने अलाउ भी कर दिया था कि बिजनेस एक्सपेंसेस में शो करना हेल्थ एंड एजुकेशन को। बट ये क्या है, ये जब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया गया था तो तब ये उसका उस समय ये इंटेंट नहीं था, तो इसलिए काफी रेवेन्यू लॉस होता था गवर्नमेंट को। इसलिए इसमें क्लियर कर दिया गया जो हेल्थ और सेस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस हैं ये बोनस और डिविडेंड स्ट्रिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसमें इसको एक्सपेंड किया गया। और जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ऐसी और भी जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और फंड्स हैं इसको भी इंक्लूड किया गया उन प्रोविजंस के अंदर। ना अब क्वेश्चन आएगा आपके अंदर, आपके दिमाग में कि ये होता क्या है बोनस और डिविडेंड स्ट्रिपिंग या फिर इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग। इस क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई कंपनी है वो अपना डिविडेंड अनाउंस करती है कि हम इस डेट को डिविडेंड देंगे, तो उस डेट से पहले जो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं क्या करते हैं, उस डेट से पहले उस शेयर्स को या फिर उस स्टॉक्स को या उस म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को खरीद लेते हैं और फिर खरीद लेते हैं। अब क्या करते हैं उन लोग को फिर डिविडेंड मिल जाता है। वो डिविडेंड मिलने के बाद अगर उस स्टॉक्स का प्राइस हाई है तो ठीक, और तब तो और भी अच्छा वो बेच देंगे। अगर उस स्टॉक्स का प्राइस कम है तो ये लोग क्या करते हैं कि उस स्टॉक को बेच देते हैं, और जो बेच करने के बाद जो लॉस होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए में इसने खरीदा था अगर स्टॉक और जो बेचा 80 रुपए में, तो 20 रुपए का लॉस है, ये अपना उस बिजनेस लॉस में दिखा के इसमें टैक्स का जो है बेनिफिट ले लेंगे। और प्लस जो इनको डिविडेंड मिला होगा वो तो एक प्रॉफिट है ही है। और डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है उसमें पूरा, तो डबल प्रॉफिट हुआ। एक तो डिविडेंड का भी प्रॉफिट हुआ और वो खुद में अक्सर होता है कि जो लॉस है उससे ज्यादा होता है, प्लस उस लॉस को ये ऑफसेट करके या फिर बिजनेस लॉस में दिखा के उसमें इन्हें टैक्स बेनिफिट ले लिया। तो इसको रोकने के लिए गाइस काफी प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, और सॉरी इसको रोकने के लिए काफी प्रोविजंस हैं और उस प्रोविजंस को एक्सपेंड करके इन यूनिट्स को, इन ट्रस्ट को भी अपने अंदर ले आया गया, जैसे इनविट हो गया, REIT हो गया और AIFs हो गया। जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है इसको भी मतलब कहते हैं, इसमें भी काफी प्रोविजंस लाया गया। जो काफी कंफ्यूजन थी पहले कि टैक्स लगाना है या फिर उसमें लिटिगेशन जो होते थे उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन पैदा होती थी। तो अब क्या किया गया, जो प्रोविजन है सेक्शन 1023 से, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें उनको टैक्स बेनिफिट देता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। और सेक्शन 11 और सेक्शन 12 आई थिंक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है, और सेक्शन 11 भी शायद आप देख लीजिएगा खुद से। इनको अलाइन किया गया, ये तीनों बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन है जो टैक्स बेनिफिट देते हैं। ये सेक्शन 1023 आई एम श्योर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अलावा के लिए है, और 12 जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। तो बेनिफिट दिया गया कोर्स ऑफ बिजनेस में। पहले क्या था जो कई बार ऐसे दिखाते, जो बिजनेस ओनर थे या फिर जो इन्वेस्टर थे, वो अपने जो बेनिफिट्स उनको मिलते थे वो उनको मेंशन नहीं करते थे, वो उनको अपने जो टोटल प्रॉफिट्स में है उसमें शो नहीं करते थे, जिससे उनका टैक्स जो है वो कम देना पड़ता था। लेकिन क्या किया गया, अब जो उस पर कोई भी बेनिफिट्स है या कोई भी बिजनेस बेनिफिट्स है उस जो अगर वो 20,000 से ऊपर है तो उसमें TDS लगाया गया है ताकि इस पे भी नजर रखा जा सके। कैसे दूसरा जो है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया वो हम लोग देखते हैं। जो कस्टम ड्यूटी है एग्जेम्पशन है, 400 से ज्यादा ऐसे जो प्रोडक्ट्स थे जो बाहर से आते थे, इनको जो जिन पे कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया था इनको दोबारा रिव्यू किया गया। और ऐसे प्रोडक्ट जिनकी अब यूटिलिटी नहीं है या फिर जिनमें बहुत कम इंपोर्ट होता है या फिर जिसमें डोमेस्टिक कैपेसिटी एग्जिस्ट करता है कि हम खुद भी वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसमें जो एग्जेम्पशन है टैक्स का वो हटा दिया गया पूरी तरीके से। और फिर जो कस्टम टैरिफ रेजाइम है इसको काफी सिंपल किया गया। अब क्या होगा, क्या जो पहले होता था अलग अलग नोटिफिकेशन आता था कि इतना टैक्स लगेगा, फिर थोड़ा बाद इतना ये वाला टैक्स लगेगा, तो अब एक ही नोटिफिकेशन से पूरा ये डील हो, स्टैंड अलोन नोटिफिकेशन से पूरा ऑपरेट किया जाएगा कि जितना भी टैक्स होना लगना होगा अलग अलग वो एक ही नोटिफिकेशन में सारा मेंशन होगा। ओके, कस्टम ड्यूटी रेट चेंज, तो
रेट चेंज गाइस बहुत प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स है उसमें किया गया, जैसे एग्री, टेक्सटाइल, जेम और ज्वेलरी है और मेटल हो गए या फिर कैपिटल गुड हो गया, इसमें क्या किया है कस्टम ड्यूटी डिक्रीज किया गया जो, और जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट थिंग्स जो इंपोर्ट्स होते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया। ओके, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर तो 42 कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन जो मिलता था पहले कैपिटल गुड्स को, उसमें उसको फेज आउट किया गया ग्रेजुअली वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर, और फिर उसके बाद 7.5% का मॉडरेट रेट उस पर लगाया गया। ओके, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स तो जो बोनाफाइड एक्सपोर्टर है जो हैंडीक्राफ्ट बना के आइटम बनाते हैं या फिर जो अपरेल या फिर लेदर गुड बनाते हैं, इनको सर्टेन आइटम्स चाहिए होते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, जो ये जिसका इम्पोर्ट जिसमें जो इम्पोर्ट से ही आ सकता है, तो फिर इसके इन लोगों के लिए वो ड्यूटी फ्री किया गया है वो प्रोडक्ट्स जो इनको चाहिए। सेक्टोरल हाईलाइट जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है गाइस, इसमें क्या किया गया जो इम्पोर्टेड ड्यूटी है वह जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स है इसमें जो हियरेबल और स्मार्ट मीटर्स हैं इसको प्रमोट किया गया टैक्स स्ट्रक्चर के द्वारा, इसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है इस लाइन में इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो जो कस्टम ड्यूटी है जो सब पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो सब पार्ट्स हैं उसमें जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है इसको प्रमोट करने के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर में गाइस क्या किया गया कि जो duties rate are now completely operate from through custom tariff। so बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन किया गया है जो टेक्सटाइल सेक्टर है गाइस, इसमें ड्यूटी में बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन किया गया है और स्पेसिफिक रेट जो है उसको एलिमिनेट किया है। जो अपहोल्स्ट्री होता है जो आपने देखा होगा सोफा के ऊपर लगा होता है उसको, अदर देन अपहोल्स्ट्री जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं इनको जो टेक्सटाइल में जो रेट है उसको सेम किया गया है। ओके, एक्साइज ड्यूटी रेट जो ब्लेंडिंग प्रमोट करने के लिए गया जो बायोडीजल का ब्लेंडिंग प्रमोट करने के लिए जो 2 रुपए पर लीटर का जो एडिशनल टैक्स लगेगा 1 अक्टूबर 2022 से, ये एक नया प्रोविजन डाला गया फॉर प्रमोट ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल। तो गवर्नमेंट गाइस हम लोग देख रहे हैं कि नेसेसरी सपोर्ट और इंकरेजमेंट देने के लिए कमिटेड है टैक्स पेयर्स को, ताकि जो वॉलंटरी कंप्लायंस है वो प्रमोट हो सके और जो इंडिया है डिस्टिंक्ट पोजीशन अचीव कर सके मैप ऑफ वर्ल्ड में। ओके, so that's it guys। टेरिटोरियल योजना में मार्च 2022 की उसका जो टाइटल है वो है हार्नेसिंग द मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो बजट 2022 और 23 में जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने नया इनोवेटिव मेथड निकाला डिमांड जनरेट करने के लिए ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके, और मेजरली रिलाई किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। जो हम लोग का जो डिमांड जनरेशन में जो मेथड है वो मेजरली रिलाई किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इन बजट 2022 में 23 में, जो एक्सपेंडिचर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है गाइस, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये इकोनॉमी को मल्टीप्लाई करता रहता है। जो शॉर्ट रन में इसका जो इफेक्ट होता है वो 2.45 का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और लॉन्ग रन में इसका 4.8 का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि इसका अलग अलग बेनिफिट है गाइस। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इंडस्ट्री में एक्सपेंशन होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्राइवेट प्लेयर का, जिससे वो और इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो 2022-23 के लिए 7.50 लाख करोड़, जो 35.4% इंक्रीज है गाइस लास्ट ईयर से। 2021 और 22 में 5.5 लाख करोड़ था। और यही नहीं गाइस, अगर हम लोग जो इसके अलावा जो स्टेट्स को ग्रांट दिए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इंक्लूड कर ले तो टोटल हो जाएगा 10.68 लाख करोड़ नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 2022 और 23 के लिए। ओके, और गाइस देखा हम लोग ने मैसिव कैपिटल सपोर्ट दिया गया है स्टेट्स को, ₹1 लाख करोड़ का थ्रू स्कीम्स ऑफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट, सॉरी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट, यहाँ असिस्टेंस होना चाहिए। ये एक मेजर हाईलाइट है बजट का, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से 10 टाइम इंक्रीज है फ्रॉम लास्ट ईयर का जो सपोर्ट था उससे। जो ऑल्सो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको जो बढ़ाने का जो काम है वो अभी से नहीं, वो मार्च 2020 से हम लोग देखेंगे, जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया था कोरोना की वजह से, काफी प्रेशर में थी बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करने के लिए, ताकि जो लोगों को है बाकी बेनिफिट दिए जा सके। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने गाइस इतना प्रेशर होने के बाद भी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम उस समय लाया था, जो उस समय था 12,000 करोड़ आउटले का। तो ये जो था सर गाइस 50 पर ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाना था स्टेट को, वो इसको 50 ईयर में बिना किसी इंटरेस्ट के चुकाएंगे धीरे धीरे। और फिर इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी गाइस स्टेट को कि अपने प्रोजेक्ट खुद चुने। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, ये जो पैसा है ये जो स्टेट को मिलेगा ये वो पुराने बिल जो है उसमें उसको क्लियर करने पे भी
यूज़ कर सकते थे। तो एक कोई डिटेल इंफॉर्मेशन जो था प्रोजेक्ट का, वो सिंपल मैथ फॉर्मेट में डिमांड किया गया था, कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी स्टेट से। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई थी स्टेट को, पैसा दिया गया था प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया था ताकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। और स्कीम को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो तमिलनाडु है उसको छोड़ के बाकी सारे स्टेट ने इसको एम्ब्रेस किया गया था। इसीलिए गाइस इसका सेकंड वर्जन लाया गया 2021 और 22 में विद आउटले ऑफ 10,000 करोड़, जिसे बाद में बढ़ा के 15,000 करोड़ कर दिया गया। इस साल तमिलनाडु ने भी इसमें ज्वाइन किया था, एम्ब्रेस किया था इस स्कीम को। और जो ये साल का जो बजट है, इसमें काफी कंसल्टेशन करने के बाद अलग अलग स्टेट के सीएम, सारे स्टेट के सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ काफी कंसल्टेशन के बाद इसको सीधे 10 टाइम इंक्रीज कर दिया गया इसका आउटलेट का। इस साल का जो वो है 2022 और 23 के लिए, इसका टोटल आउटले हो गया 1 लाख करोड़ का। सीधे 10 टाइम इंक्रीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। 2021-22 में था 10,000 करोड़ और अभी हो गया 1 लाख करोड़। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो अलोकेशन है वो यूज होगा पीएम गति शक्ति के लिए और आल्सो प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये स्कीम गाइज आल्सो मोटिवेट करेगा स्टेट को डिजिटलाइजेशन करने के लिए, इकोनॉमी का कंपाइलेशन ऑफ ओएफसी नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जिसे कहते हैं हम लोग, टाउन प्लानिंग स्कीम, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम और बिल्डिंग बाय लॉज एंड ट्रांसफॉर्मर डेवलपमेंट राइट। ओके गाइस, जो पहला वर्जन था इसका स्कीम का, उसका 3 पार्ट थे। जो पहला वर्जन लाया गया था मार्च 2020 में, हम लोग देखा 12,000 करोड़ आउटलेट से था टोटल उसका। उसके 3 पार्ट थे। जो पहला पार्ट था नॉर्थ ईस्ट स्टेट और 2 हिली स्टेट्स के लिए। जो असम के लिए का बजट था को दिया गया था 400 करोड़ और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को दिया गया था 200 करोड़। और जो हिली स्टेट थे यूके, उत्तराखंड और हिमाचल, इन दोनों को 450 करोड़ दिया गया था। सेकंड जो था गाइस वो 75 करोड़ के रुपए बाकी स्टेट में डिवाइड किया गया था एज पर द शेयर ऑफ देयर सेंट्रल टैक्स। जो 15 फाइनेंस कमीशन के जो अकॉर्डिंगली जो इंट्रीम 15 फाइनेंस कमीशन में जो इंट्रीम अवार्ड आया था, उसके अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल टैक्स जो मिलना था स्टेट को, उसी के अकॉर्डिंग उसी के रेशियो में इसको दिया गया था बाकी स्टेट को। जो तीसरा पार्ट था गाइस जो 2,000 करोड़ का था, उसका आउटले था, वो दिया गया था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था उन स्टेट्स को जिसने जो रिफॉर्म्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टिपुलेट किया गया है, उनमें से 4 सिटीजन सेंट्रिक एरिया में से कम 3 में अपना जो टारगेट है वो अचीव किया, रिफॉर्म का जो टारगेट है वो अचीव किया। उन स्टेट्स को वो बाकी ये 2,000 करोड़ बांटा गया था। और जो वर्जन 2.0 है इसका गाइस 21-22 का, इसके भी 3 पार्ट थे। फर्स्ट वही नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स का, जो ऑल फॉर्मर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसको 200 करोड़, असम, उत्तराखंड और हिमाचल को 400 करोड़ दिया। जो सेकंड पार्ट था वो सेम फर्स्ट वाले की तरह, जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो इंटरिम रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल टैक्स था उन स्टेट्स का, उसके रेशियो में डिवाइड किया गया था 7,500 करोड़। और जो थर्ड पार्ट था वो इंसेंटिवाइज किया था उन स्टेट्स को जिनमें गवर्नमेंट एसेट्स जो है उसको मोनिटाइज किया है। तो ये जो 2 वर्जन थे 2020 और 21 का और 21-22 का, इसने जो है स्टेट में काफी रिफॉर्म भी स्टिमुलेट किया गया। और जो सिटीजन सेंट्रिक एरिया है इसमें इसी को इनकरेज किया है रिफॉर्म करने के लिए स्टेट्स को। जो कोविड-19 है गाइस, उसने पता है हम लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है अपने जो रिसोर्स है स्टेट्स के रिसोर्स को। और इसीलिए गाइस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है वो स्टेट्स का जो बोरोइंग लिमिट है वो 2% एडिशनल बोरोइंग लिमिट दिया था। आप जितना आपका बोरोइंग लिमिट है आप उससे 2% ऑफ योर जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2% और आप लोग बोरो कर सकते हैं फॉर 2021 को। बट जो इसका हाफ है, जितना 2% का जो हाफ होगा यानी 1%, ये कंडीशनल रखा गया था। अगर आप 4 में से 3 रिफॉर्म कंप्लीट करते हो तभी आपका वो हाफ आप ले सकते हो। ओके, और जो 4 एरिया थे आइडेंटिफाई किया गया था वो था गाइस 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम, ईज ऑन डूइंग बिजनेस रिफॉर्म और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म, यूटिलिटी रिफॉर्म हो गया, पावर सेक्टर रिफॉर्म हो गया। और जैसे पावर सेक्टर में रिड्यूस एटीसी एंड सी लॉस, रिड्यूस गैस गैप बिटवीन एसीएस एंड एआरआर और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर्स। ये कुछ रिफॉर्म्स थे गाइस। इन 4 में से अगर 4 रिफॉर्म में से अगर 3 भी स्टेट्स ने 3 अचीव कर लिए थे तो उनको इंसेंटिव दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली।
तो गाइस डिस इन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन को भी इस स्कीम में प्रमोट किया है। तो इन 2020 और 21 का जो फोकस था गाइस वो इसमें किया गया डिस इन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन का 5,000 करोड़ का एक अमाउंट रखा गया था। उसमें कंडीशन उसका ये था कि जो स्टेट पहले इन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन कर लेता है वो अपना उससे पैसा उस स्टेट को मिल जाएगा। और पैसा कितना मिलना था, अगर आपका जैसे माइनॉरिटी स्टेक का आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो जितना आपको पैसा मिला इन्वेस्टमेंट के बाद उसका 50% जो था वो आपको वो एडिशनल 50% इस सेंटर की तरफ से मिलेगा। और फिर स्टैटिक इन्वेस्टमेंट स्टैटिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है जो 50% से ज़्यादा 50% से कम कर लेती है गवर्नमेंट अपना अपने शेयर्स इन जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं उसमें। तो अगर आपने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया है तो आपको टोटल 100% जितना आपको पैसा मिला डिसइन्वेस्टमेंट के बाद उस ठीक उतना ही और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा 33% इक्विवेलेंट अमाउंट जो है उसका 33% का जो एडिशनल एलोकेशन मिलना था स्कीम के अंदर। ओके, जो परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम है गाइस, ये स्कीम एक तरह से सक्सेस है। 2020-21 में टोटल 1200 करोड़ का एलोकेशन था और जो अप्रूवल किया गया कैपिटल प्रोजेक्ट वो टोटल 11,912 करोड़ का लगभग अप्रूवल किया जा चुका था और अमाउंट टोटल 11,830 करोड़ का मिल भी चुका है स्टेट को। तो आप देख सकते हैं लगभग पूरा जितना प्रॉमिस था उतना रिलीज किया जा चुका है। और 2021-22 वाला जो है गाइस उसमें 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसमें से 9,115 करोड़ का जो अप्रूव किया जा चुका था बाय टिल 3/5/2022 का, एंड ₹5,000 करोड़ रिलीज टू स्टेट मेजर रिलीफ टू स्टेट 5,300 करोड़ और दिया जाएगा मेजर रिलीफ के फॉर्म में स्टेट्स को। तो देखा गाइस हम लोग ने इस स्कीम में ना केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया बल्कि रिफॉर्म भी स्टिमुलेट किया, स्टेट को इनकरेज किया, प्रमोट किया कि वो रिफॉर्म करें अपने मेजर जो एरिया है जहाँ जो ये 4 सिटीजन सेंट्रिक एरिया थे उस लाइन में, और फिर मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की लाइन में। तो गाइस 5,800 करोड़ जो 2021-22 का जो स्कीम था 5,818 करोड़ वाज अप्रूव्ड अंडर दिस स्कीम एज अ पार्ट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। जो इतना पैसा था वो केवल डिसइन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन के लिए था। 2022-23 में गाइस सीधे हम लोग ने देखा इसका एलोकेशन हो गया 1 लाख करोड़ जो कि 10 टाइम इंक्रीज है फ्रॉम 2021 के लेवल से। 2021 में शुरुआत किया गया था 10,000 करोड़ को, बस इसको रिवाइज करके 15,000 करोड़ कर दिया गया। तो जो 2022-23 का है वो सीधे 1 लाख करोड़ कर दिया गया। ओके, सो ये अपने आप में एक और रिफॉर्म्स क्रिएट करने के लिए प्रमोट करेगा स्टेट्स को और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा जिसका फायदा पूरा देश ले पाएगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस।